नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी आजकल कह सकते हैं कि खुशी मना रहे होंगे, और ये खुशी क्यों मना रहे होंगे ये सब जानते हैं, क्योंकि अपने देश की जो क्रिकेट टीम है उसने एक इतिहास रचा है। और ये जो इतिहास रचा है ये कुछ वर्षों में नहीं रचा है, बल्कि ये जो खुशी का पल आया है ये 17 वर्षों के बाद आया है। और ये क्या खुशी है, तो बात करें तो भारतीय क्रिकेट टीम ने एक बार फिर से 17 वर्षों के बाद T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बनी है। और इसी कारण से अगर हम बात करें तो इस टीम ने देश के लिए एक गर्व का कह सकते हैं एक सम्मान दिया है, और विश्व में भारत की फिर से एक पहचान बनाने में भी मदद की है। और इसी कारण से पूरा देश क्या है कि इस खुशी को सेलिब्रेट कर रहा है, और जो खिलाड़ी हैं वो भी आजकल इस खुशी के पल को जी रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। लेकिन इस समय एक कह सकते हैं कि एक स्थिति देखने को मिल रही, वो संकट की स्थिति है। वो है क्या, तो इस समय जो हमारे देश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं वो बारबाडोस में फंसे हुए हैं। और क्यों फंसे हुए हैं, तो वहाँ पर एक बेरिल हरिकेन का प्रभाव इस समय देखने को मिल रहा है। और इस चक्रवात के कारण ही ये कहा जा रहा है कि जो देश के खिलाड़ी हैं, यानी कि जो टीम इंडिया है, वो संकट की स्थिति में है। और इस कारण से ये एक सोचनीय विषय है। और ये भी कहा जा रहा है कि अपने देश के जो खिलाड़ी हैं वो देश में कब आएंगे, क्योंकि जो देशवासी हैं वो बड़े बेसब्री से इन खिलाड़ियों का इंतज़ार कर रहे हैं, इनके सम्मान के लिए, बाकी इनके दीदार के लिए। ये सारे विषय हैं, और इसी कारण से बड़े स्तर पे इनके आने की कह सकते हैं लोगों के बीच में एक जिज्ञासा है, इनको देखने की जिज्ञासा है, इनसे मिलने की जिज्ञासा है। और कहें तो चूंकि ये देश के गुरूर हैं, गौरव हैं, और अपने देश में अगर हम बात करें तो क्रिकेट जो है वो एक कह सकते हैं कि एक ऐसा खेल है जिसके प्रति दीवानगी जो है वो चरम पे होती है। और इसी कारण से चूंकि एक ये बड़ा कह सकते हैं कि सेलिब्रेशन होने वाला है, और बड़े स्तर पे देखें तो बहुत सारे पुरस्कारों की कह सकते हैं वर्षा होने वाली है, और पहले से ही बीसीसीआई ने बड़ी घोषणाएं भी की है। तो इस कारण से ये जो पूरा देश है वो इन खिलाड़ियों का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। लेकिन इसी में कह सकते हैं कि एक व्यवधान आ चुका है। वो क्या है, वो है बेरिल चक्रवाती तूफान। और इसी तूफान की वजह से अपने देश के जो ये खिलाड़ी हैं वो फंसे हुए हैं। और इसमें भी 2-3 चीज़ें और हो चुकी हैं, क्योंकि इस खेल या कहें तो इस टूर्नामेंट के बाद जब देश के ये जो खिलाड़ी थे इन्होंने ये T20 वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद इसमें से जो शीर्ष 3 खिलाड़ी हैं, जो विराट कोहली है, जो रोहित शर्मा है, जो जडेजा है, इन्होंने संन्यास की भी घोषणा की है। यानी क्रिकेट का जो ये फॉर्मेट था इससे इन्होंने एक बार संन्यास लेने की बात कही है। ये अलग बात है कि क्रिकेट के जो अन्य फॉर्मेट हैं उसमें ये खिलाड़ी खेलते रहेंगे। इस कारण से भी ये कहा जा रहा है कि इनके प्रति जो लोगों का एक प्यार है, ये जो सम्मान है, वो फिर से एक बार उमड़ रहा है। और इसीलिए इनको देखने के लिए जो देशवासी हैं वो बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जो ये बेरिल चक्रवात है ये इसमें व्यवधान डाल रहा है। तो आज हम इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू होंगे उन पर संक्षिप्त रूप से चर्चा करेंगे। चलिए थोड़ा सा चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सूचना है, उसको देख लेते हैं। सूचना क्या है, तो यूपीएससी और जो पीसीएस है इसके लिए संस्कृति आईएएस बहुत सारे कोर्स जो यूपीएससी के लिए हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये यूपीएससी के बहुत सारे कोर्स हैं, और ये स्टेट पीसीएस के कई सारे कोर्स हैं। इन पर बड़ा डिस्काउंट दे रही है। कितना, तो अप टू 75% डिस्काउंट। तो ये डिस्काउंट आप प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें भी जो ये ऑफ़र दिया जा रहा है ये कब तक वैलिड है, तो ये 5 से लेकर 12 जुलाई के बीच में आप ये जो ऑफ़र संस्कृति दे रहा है इसका आप लाभ उठा सकते हैं। तो ये आपके लिए एक संदेश था जिसको हमने देखा। अब थोड़ा सा न्यूज़ पर देख लेते हैं। तो देखिए ये न्यूज़ का एक आर्टिकल है, बेरिल मैक्स हिस्ट्री एज ए अर्लीस्ट हरिकेन टू रीच कैटेगरी 4 इंटेंसिटी, हेयर हाउ इट हैपेंड। तो देखिए ये न्यूज़ आ रहा है कि जो यहाँ पर इस पूरे कैरेबियन क्षेत्र में आप देखें, जो अटलांटिक महासागर वाला जो क्षेत्र है,
यहाँ पर एक रिकॉर्ड बना रहा है। और अभी तक अगर इसके पिछले इतिहास की बात करें तो उसमें क्या है कि ये वर्ष 2004 के बाद जो इबाद यहाँ पर हरिकेन देखने को मिला था, उसके बाद ये सबसे शक्तिशाली कह सकते हैं कि यहाँ पर ये चक्रवाती तूफान देखने को मिल रहा है। और अभी तक इसकी जो इंटेंसिटी है, इसकी यानी कि जो तीव्रता है, वो जो कैटेगरी बनाई गई है अलग अलग, उसमें जो खतरनाक स्तर की जो कैटेगरी होती है 4 नंबर की, वहाँ तक ये जो चक्रवात है ये पहुँच चुका है। तो कह सकते हैं कि ये अपने पिछले जो इतिहास है उनको तोड़ रहा है। और इस कारण से ही ये पूरा जो क्षेत्र है ये इस समय क्या है कि चेतावनी के रूप में पूरा चेतावनी दी गई है इन क्षेत्रों के बारे में। यहाँ के बहुत सारे जो क्षेत्र हैं वहाँ एहतियात बरता जा रहा है। और इसी संदर्भ में क्या है कि जो भारतीय टीम है जो कि कैरेबियन क्षेत्र में क्रिकेट खेलने गई थी और यहाँ पर जो टूर्नामेंट हुआ था T20 वर्ल्ड कप, उसमें वो विजयी रही। और वहीं पर जो एक कैरेबियन आइलैंड है जो बारबाडोस है, वहीं फंसी हुई है। और उसको यहाँ तक एहतियात बरतने को कहा गया है कि जो खिलाड़ी हैं वो होटल के कमरों से बाहर न निकले, क्योंकि जो स्थिति है वो काफ़ी संकट वाली है, काफ़ी दयनीय स्थिति है। क्योंकि ये जो कैटेगरी 4 वाला जो हरिकेन होता है, इसमें ये कहा जाता है कि इसमें जो हवाएं होती हैं वो काफ़ी तेज़ी से चलती हैं और जो वर्षा होती है वो मूसलाधार होती है। इसमें जो सागरी जल है उसका जो स्तर होता है, बेसिक जो सरफेस लेवल है, वो क्या है कि 6 से 9 फीट ऊपर तक उठता है। तो इस कारण से ये काफ़ी घातक स्थिति हो सकती है और इन खिलाड़ियों के लिए कह सकते हैं कि एक संकट की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। इस कारण से बहुत सारे एहतियात बरते जा रहे हैं और इसी कारण से ये चिंता का भी विषय है कि जो भारतीय खिलाड़ी हैं वो बारबाडोस में फंसे हुए हैं। तो ये न्यूज़ था। अब थोड़ा सा इसमें बात करें कि आखिर जो बारबाडोस है इससे जुड़े हुए कौन सी बातें हैं। तो पहली जो बात हो रही है कि आखिर जो अपने खिलाड़ी हैं वो वापस कब आएंगे, यानी कि जो बारबाडोस में फंसी टीम है ये वहाँ से कब निकलेगी। क्योंकि पहले से जो इसके लिए कह सकते हैं कि जो तय कह सकते हैं रूट था, जो तय सीमा थी, वो ये थी कि बारबाडोस से ये खिलाड़ी न्यूयॉर्क जाएंगे और वहाँ से फिर क्या है कि भारत के लिए बाई एयर रूट ये वापस आएंगे। क्योंकि अगर हम बात करें तो कैरेबियन जो देश हैं वहाँ पर जाने के लिए भारत से 2 रूट हैं। जो पहला रूट होता है वो होता है कि भारत से इंग्लैंड जाएं और फिर इंग्लैंड से क्या है कि आप जो कैरेबियन देश है, कैरेबियन जो क्षेत्र है वहाँ पे जा सकते हैं। जो दूसरा रूट है वो है कि भारत से आप न्यूयॉर्क जाएं, यानी यूएसए का जो न्यूयॉर्क है, और फिर वहाँ से कैरेबियन देश जाएं। और इसी में क्या है कि जो इस बार का कहें तो जो रूट तय था वो ये था कि जो ये खिलाड़ी हैं ये बारबाडोस से कहाँ जाएंगे, न्यूयॉर्क जाएंगे और फिर न्यूयॉर्क से फिर वहाँ से सीधे भारत आएंगे। लेकिन क्या है कि स्थिति बदल गई और वहाँ पर क्या है कि मौसम जो था वो बिगड़ गया और यहाँ पर जो फिलहाल जो ये साइक्लोन है इसके टकराने की स्थिति देखने को मिली है। और इसी कारण से यहाँ पर कह सकते हैं कि एक तरह से कर्फ्यू की स्थिति है, क्योंकि बारबाडोस में जो एयरपोर्ट क्षेत्र है वो पूरी तरह से क्लोज्ड कर दिया गया है। और इसी कारण से ये स्थिति देखने को मिल रही है कि जो भारतीय खिलाड़ी है वो वहाँ से निकल नहीं पा रहे और अपने देश वापस नहीं आ पा रहे। ये अलग बात है कि ये कहा जा रहा है कि जैसे ही स्थिति सामान्य होगी इन खिलाड़ियों को क्या किया जाएगा कि चार्टर्ड प्लेन से वहाँ से भारत वापस बुला लिया जाएगा। अब ये स्थिति कब देखने को मिल सकती है, मौसम कब सामान्य होगा, ये सब आगे देखने वाली बात है। लेकिन अभी भी वहाँ जो स्थिति है वो काफ़ी खराब है, जो मौसम है वो अच्छा नहीं है। इस कारण से ये समस्या देखने को मिल रही है। अब देखिए अगर हम इसमें बात करें कि जो बारबाडोस है इससे कब तक निकलेंगे भारतीय खिलाड़ी, ये एक प्रश्न बनता है। तो देखिए अभी तक जो भी आधिकारिक जानकारी है उससे कोई भी बात स्पष्ट नहीं हो पाई है कि कब तक ये खिलाड़ी वहां से निकल पाएंगे। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स की माने तो ये कहा जा रहा है कि 3 जुलाई तक बहुत संभावना है कि ये खिलाड़ी भारत वापस लौट आए। लेकिन अभी भी ये कहा जा रहा है कि जो मौसम के हालात हैं वो ठीक नहीं है, यानी कि सारी जो स्थिति है वो मौसम पर निर्भर है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आखिर जो टीम इंडिया है ये बारबाडोस से भारत आने का जो वापसी रूट है आखिर वो क्या था, तो पहले ही हमने बताया कि 2 रूट हैं।
भारत से पहला कि सीधे आप न्यूयॉर्क जाएं और यहाँ से फिर क्या है कि जो कैरेबियन क्षेत्र है यहाँ पर आप आ सकते हैं, या फिर दूसरा क्या है कि आप इंग्लैंड जाएं और भारत से इंग्लैंड और फिर से कैरेबियन देश। इस बार क्या था कि ये कहा गया था कि जो बारबाडोस है यहाँ से जो खिलाड़ी हैं वो न्यूयॉर्क आएंगे और फिर यहाँ से क्या है कि वो इंडिया आएंगे, लेकिन मौसम की जो स्थिति है वो ख़राब है। आप देख सकते हैं कि इस इमेज में कि आप देखें कि जो एयरपोर्ट है यहाँ पर जो प्लेन है ये पानी में डूबे हुए हैं, ये पूरी तरह से वाटर लॉगिंग की स्थिति देखने को मिल रही है। और इसी कारण से क्या है कि यहाँ पर जो एयरपोर्ट है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, कर्फ्यू की स्थिति है। और यहाँ पर कई सारी चेतावनी जारी की गई है कि आने वाले समय में जो स्थिति है वो काफ़ी भयावह हो सकती है। और इसी कारण से ये चिंता का विषय भी बना है कि आखिर जो अपने देश के ये खिलाड़ी हैं या ये जो कह सके कि ये जो धरोहर हैं वो भारत कब वापस आएंगे, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। और इसी में अगर हम थोड़ा सा बात करें कि जो बेरिल हरिकेन है, ये जो चक्रवात है, इसकी अगर हम थोड़ा सा चर्चा करें तो ये क्या है कि काफ़ी खतरनाक माना जा रहा है। क्यों माना जा रहा है? तो इसमें क्या है कि जो हवा की गति है वो काफ़ी तीव्र है, वो लगभग क्या है कि लगभग 130 माइल पर आवर है। आप समझ सकते हैं कि हवा की गति कितनी अधिक है। पहले हमने बताया कि ये खतरनाक स्तर जो कैटेगरी 4 है उसको छू चुका है, यानी जो साइक्लोन होता है, जो तूफान होता है, उसमें अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं। उसमें क्या है कि ये चौथे कैटेगरी तक पहुंच चुका है, जिसमें ये कहा जाता है कि ये जो कैटेगरी है ये तूफानों की वो कैटेगरी है जिसमें बड़े क्षति होने की संभावना है। हवाओं की गति बहुत तेज होती है, वर्षा मूसलाधार होती है। यही नहीं, जो सागरी जल है, जो जल का स्तर है वो लगभग 6 से 9 फीट तक क्या है ऊपर उठ जाता है। और इससे आप देख सकते हैं कि एक तरह से सुनामी का जो प्रभाव आप देखने को मिलता है आपको, वैसे ये स्थिति इसमें आपको देखने को मिल सकती है। और इसी कारण से क्या है कि इसमें बहुत सारे जो दिक्कतें हैं वो देखने को मिल रही हैं, क्योंकि जो बारबाडोस है जहां पर इस समय हमारे देश के जो खिलाड़ी फंसे हुए हैं वो क्या है कि पूरी तरह से आइलैंड है, वो क्या है कि पूरे अटलांटिक महासागरीय जो जल क्षेत्र है उससे घिरा हुआ है। और इस कारण से वहां पर जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय है। तो इस कारण से कहा जा रहा है कि आखिर कब हमारे देश के जो खिलाड़ी हैं वो वहां पे निकल पाएंगे, क्योंकि अभी तक जो ताज़ा रिपोर्ट है उसकी अगर माने तो रात को 8 बजे तक क्या है कि जो बेरिल जो यहाँ पर हरिकेन था वो बारबाडोस से क्या है कि लगभग 200 मील क्या था कि उत्तर पूरब में पहुंच चुका था और वो तेजी से क्या है कि पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। यानी कि आप देख सकते हैं कि वो बारबाडोस की ओर बढ़ रहा है और ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में ये बारबाडोस से टकराएगा। तो ये स्थिति है यहाँ की। और ये भी कहा जा रहा है कि वर्ष 2004 के बाद जो इबाद हरिकेन था, जो इस साइक्लोन था, उसके बाद से ये सबसे तीव्र शक्तिशाली तूफान है और इसकी जो स्पीड है, इसका जो प्रभाव है वो तेजी से बढ़ रहा है। इसी कारण से क्या है कि काफ़ी चिंता की जा रही है कि अपने देश के जो खिलाड़ी है वो सुरक्षित कैसे भी यहाँ से निकलकर अपने देश वापसी कर पाएँ। तो ये हमने देख लिया। आप देख सकते हैं मैप में क्या है कि इसकी जो दिशा है वो तेज़ी से बढ़ रही है, पश्चिम की तरफ बढ़ रही है और ये हमने देख लिया। अब इसमें थोड़ा सा अगर हम बात करें कि जो हरिकेन होते हैं वो क्या होते हैं, तो एक डिफिनीशन की माने जो आप बताएं तो विश्व जो मौसम विज्ञान संगठन है इसकी अगर माने तो इसके अनुसार जो एक तूफान होता है, जो एक साइक्लोन होता है, जो एक हरिकेन होता है, ये क्या है कि ये एक उष्णकटिबंधीय साइक्लोन होता है और इसमें अगर 119 किलोमीटर प्रति घंटे यानी लगभग क्या है कि 74 मील प्रति घंटे या इससे अधिक हवा की गति है, तो ऐसे जो चक्रवात हैं उन्हीं को तूफान कहा जाता है। या ये कहें तो जो तूफान शब्द है इसका प्रयोग अटलांटिक महासागर और जो उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर है इस क्षेत्र में जो साइक्लोन आते हैं उनके लिए किया जाता है। यानी कि साइक्लोन या उसी को हरिकेन कहा जाता है, यानी कि अटलांटिक महासागर और जो पैसिफिक
ओशियन जो रीजन है वहाँ के कुछ क्षेत्रों में ऐसे जो तूफान होते हैं उनका निर्माण होता है। उसके लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं, कुछ कारक हैं, कुछ परिस्थितियां हैं, उनकी उपस्थिति होने के बाद ही क्या है कि ऐसे तूफानों की उत्पत्ति होती है। तो ये हमने बेसिक तौर पे देख लिया। इसके कुछ स्टेजेज होते हैं जिसके अनुसार क्या है कि ये हरिकेन बनते हैं। अब देखिए इसमें संक्षिप्त रूप से अगर हम बात करें तो अलग अलग जैसे क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ये जो तूफान आते हैं, जो चक्रवात आते हैं, इनको अलग अलग नाम से भी हम जानते हैं। जैसे अभी देखिए ये पूरा जो कैरेबियन क्षेत्र है, यहाँ पर आने वाले ये जो तूफान है, ये जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, इनको क्या बोला जाता है? ये हरिकेन बोला जाता है। और पहले भी हमने बताया कि इधर आप देखिए पैसिफिक ओशियन वाला जो रीजन है यहाँ पर भी हरिकेन बोला जाता है। लेकिन यही क्या है कि अन्य क्षेत्रों में आएंगे, जैसे इधर हिंद महासागरीय क्षेत्र में आएंगे तो यहाँ पर साइक्लोन बोला जाता है। और इधर क्या है कि चीन सागर और जो जापान सी है यहाँ पर आएंगे तो ऐसे ही तूफानों को टाइफून या टाइफू बोला जाता है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत डेप्थ में हम नहीं जा रहे हैं, वो स्टैटिक पार्ट हो जाएगा, हम बेसिक चीज़ों को ही देख रहे हैं। अब देखिए इसमें एक चीज़ और समझने वाली बात है कि आखिर जो ये बारबाडोस की हम बात करें, जो कि कैरेबियन एक आइलैंड है, आखिर ये है कहाँ, इसकी अवस्थिति भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए ये क्या है कि पूरा ये कैरेबियन रीजन है, यहाँ पर बहुत सारे आपको क्षेत्र देखने को मिल सकते हैं, बहुत सारे आइलैंड देखने को मिल सकते हैं। यहीं पर देखिए ये क्या है कि दक्षिण अमेरिका है, और दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूरब में आएंगे तो यहीं पर एक छोटा सा आइलैंड देखने को मिलेगा। बड़ा ही सुंदर कह सकते हैं आइलैंड है, एक द्वीपीय देश है, ये काफ़ी खूबसूरत है। और इसी कारण से अक्सर यहाँ पर मैच क्रिकेट के होते हैं, क्योंकि यहाँ का जो पूरा इन्वायरमेंट है, वो यहाँ जो सैलानी है, जो क्रिकेट प्रेमी है, वो यहाँ पर आते हैं और इससे उनको काफ़ी आनंद मिलता है। और यहीं पर क्या है कि ये क्रिकेट मैच हुआ है, और यहीं पर क्या है कि अपने देश के जो खिलाड़ी हैं वो फंसे हुए हैं। तो देखिए इसकी स्थिति कहाँ पर है, तो ये कैरेबियन जो क्षेत्र है उसका एक तरह से क्या है कि सबसे जो पूर्वी आइलैंड है, जो कि क्या है कि साउथ अमेरिका के उत्तर पूर्व में आपको देखने को मिलेगा। अब इसको थोड़ा सा हम बड़े मैप पे देख लेते हैं। तो देखिए ये क्या है कि आपका बारबाडोस है, और इसकी जो राजधानी है वो ब्रिज टाउन है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये क्या है कि ये उत्तर पश्चिम गोलार्ध का एक महत्वपूर्ण द्वीपीय देश है। यही नहीं, ये पूरी तरह से क्या है कि अटलांटिक ओशियन से घिरा हुआ है। अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो इधर आपको कैरेबियन सी देखने को मिलेगा, और इधर आएंगे तो बहुत सारे रीफ्स आपको देखने को मिल सकते हैं। यही नहीं, यहाँ पर जो माउंट हिलेबी है ये इसका सबसे ऊंचा स्थान है, या कह सकते हैं कि ये सबसे ऊंचा है। अगर इसके साइज की बात करें, शेप की बात करें, तो इसका जो आकार है वो क्या है, त्रिभुजाकार है। आप देख सकते हैं कि इसका जो आकार आप देखेंगे वो कैसा है, तो वो त्रिभुजाकार है। यही नहीं, यहाँ पर जो अन्य द्वीपीय देश हैं उनकी तुलना में ये कम पहाड़ी वाला क्षेत्र है, यानी ये जो देश है यहाँ पर पहाड़ी आपको कम देखने को मिलेगा। और इसके कुछ क्षेत्रों में जाएंगे तो बहुत सारे कोरल रीफ भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये इसकी खास विशेषता है। यही नहीं, जो यहाँ पर ब्रिज टाउन है, ये क्या है कि इधर पूरे कैरेबियन क्षेत्र में आएंगे तो बहुत सारे जो बंदरगाह शहर है उनमें ये सबसे महत्वपूर्ण है। यही नहीं, बारबाडोस का क्या है कि ये प्रशासनिक और वित्तीय शहर भी है, यानी वित्तीय केंद्र है। और यही नहीं, ये एक महत्वपूर्ण बंदरगाह होने के कारण अगर हम देखें तो जो कैरेबियन क्षेत्र है वहाँ पर बड़े स्तर पे यहाँ से व्यवसाय या कह सकते हैं कि आयात निर्यात किए जाते हैं। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आखिर बारबाडोस है कहाँ, इसकी विशेषताएं क्या हैं, क्योंकि आपके जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो क्रिकेट से भी पूछे जा सकते हैं, करंट से भी पूछे जा सकते हैं, और जो भौगोलिक अवस्थिति है उससे भी पूछे जा सकते हैं। तो ये हमने चर्चा कर ली कि आखिर अपने देश के जो खिलाड़ी है वो फंसे हुए हैं। अब देखिए इसमें एक चीज़ और आप समझ सकते हैं, जैसे अगर चक्रवात की बात करें तो बेसिक तौर पे अगर हम देखें कि जो चक्रवात हैं वो होते क्या है, तो पहले ही हमने बताया कि हवाओं का एक परिवर्तनशील अस्थिर चक्र, जिसके केंद्र में क्या होता है, तो वो लो प्रेशर होता है, निम्न वायुदाब होता है, और उसके चारों ओर सम वायुदाब रेखाओं का कह सकते हैं कि एक सकेंद्री वलय क्षेत्र होता है। और बाहर की तरफ क्या होता है कि हाई प्रेशर होता है, यानी बाहर की तरफ उच्च वायुदाब होता है। इसमें एक चक्रीय गति देखने को मिलती है।
जो कि क्या है कि बाहर से केंद्र की ओर होती है। और इसमें भी क्या है कि जो गति होती है उसमें भी अलग अलग जो गोलार्ध हैं, यानी कि जो उत्तरी गोलार्ध है, जो दक्षिणी गोलार्ध है, इसमें जो हवाओं के चक्रण की गति है वो भी अलग अलग होती है। जैसे अगर हम बात करें कि आखिर ये जो गति है ये अलग क्यों होती है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण अलग अलग जो गोलार्ध हैं उसमें जो ये चक्रण की गति है वो अलग होती है। इसमें अगर हम बात करें तो जो उत्तरी गोलार्ध है वहाँ पर हवाओं के जो चक्रण की गति होती है वो घड़ी की जो सुई की दिशा होती है उसके ठीक उल्टा होती है, यानी एंटी क्लॉकवाइज होती है। लेकिन वहीं अगर दक्षिणी गोलार्ध में आएंगे तो वहाँ पर जो हवाओं के चक्रण की गति होती है वो क्या होती है, तो वो क्लॉकवाइज होती है। अब इसमें भी अगर हम बात करें कि जो चक्रवात हैं उनका आकार कैसा होता है, तो अलग अलग आकार होते हैं। गोलाकार भी हो सकता है, भी शेप के भी हो सकते हैं, अंडाकार भी हो सकते हैं। यही नहीं, अगर हम चक्रवातों की बात करें तो चक्रवात दो प्रकार के होते हैं। जो पहला होता है वो क्या होता है कि जो कह सकें कि जो मध्य अक्षांशीय क्षेत्र है या जो टेम्परेट रीजन है वहाँ पर आने वाले जो साइक्लोन होते हैं उनको शीतोष्ण या टेम्परेट साइक्लोन बोलते हैं, जो कि मूल रूप से मध्य अक्षांशों में देखने को मिलते हैं। यहाँ भी अगर हम बात करें तो जो उत्तरी गोलार्ध है वहाँ पर क्या है कि जो टेम्परेट साइक्लोन आते हैं वो मूल रूप से जो विंटर सीजन है, यानी जो शीत ऋतु है उस समय देखने को मिलते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम साउदर्न हेमीस्फेयर की बात करें यानी दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो इस क्षेत्र में आएंगे तो पूरे क्षेत्र में क्या है कि जो जल की मात्रा है वो काफ़ी अधिक है। इस कारण से जो टेम्परेट साइक्लोन है वो सालों भर देखने को मिलते हैं। जो दूसरा साइक्लोन होता है वो होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ये मूल रूप से क्या है कि जो ट्रॉपिकल रीजन है यानी कि 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में ये देखने को मिलता है और यहाँ पर इस ट्रॉपिकल साइक्लोन की उत्पत्ति होती है। तो ये बेसिक तौर पे क्या है कि जानकारी है कि आखिर जो साइक्लोन है वो होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, उसका आकार कैसा होता है, उसमें उसके केंद्र में किस प्रकार का वायु दाब होता है। अब आज की चर्चा पर ही एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, तो तूफानों के निर्माण की घटना पर विस्तार से चर्चा कीजिए तथा उसके बाद तूफानों पर जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव हैं उन पर कुछ बिंदु लिखिए, टिप्पणी कीजिए। तो ये प्रश्न है, मैं आशा करता हूं कि आप इस पर लिखने का प्रयास करेंगे, जिससे क्या हो कि आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो पाए। क्योंकि देखिए, न्यूज़ सुनना, न्यूज़ देखना वो तो महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे कैसे आप अधिक से अधिक अपने विषय के अनुसार एडवांटेज ले सकते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है कि आपको लिखने का जो कला है, जो राइटिंग स्किल है वो डेवलप हो जाए। तो हम कोशिश करेंगे कि अब से जो भी टॉपिक लेंगे उस पर कुछ ऐसे प्रश्न आपको देंगे जिस पे आप कुछ उत्तर लिख सकें। तो आज से हम ये प्रयास करेंगे। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। तो आज आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।